हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्वांटम गुरु। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जाता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज डिस्क है और इसको हमने एक फिक्स हेमिस्फेरिकल फ्रिक्शनलेस डोम के ऊपर रख दिया है, रेस्ट पे रख दिया है। और रखने के बाद हमने एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, चूंकि इस पे चार्ज डिस्क है ये, तो इस पे फोर्स लगेगा जिस कारण ये इसके सरफेस पे अलोंग द सरफेस मूव करता है और आगे जा करके साइन इनवर्स 3/5 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि 37 डिग्री पे जा करके ये चार्ज डिस्क इस हेमिस्फेरिकल डोम को छोड़ देता है, यानी कि उसका कांटेक्ट लूज हो जाता है। और अगर ऐसा है तो हमको ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का रेशियो चाहिए, ये मानते हुए कि इस हेमिस्फेरिकल डोम के पास कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं, यानी कि अदर वर्ड्स ऑथर कहना चाहते हैं कि ये नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फेरिकल डोम है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अगले पेज पर। तो उसी डायग्राम को हमने यहाँ बना दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, यानी कि थीटा को मैं लिख देता हूँ 37 डिग्री। पहले ज्योमेट्रिकल काम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका रेडियस है आर, तो मुझे कुछ ये वाली लेंथ की जरूरत पड़ेगी। ये जो लेंथ होगी, दिस लेंथ वुड बी, लेट मी ड्रॉ इट हियर, दिस लेंथ वुड बी आर साइन 37 डिग्री, आर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 37 डिग्री रख दूं तो ये लेंथ हो गई हमारे पास 3/5 आर। और ये जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, ये लेंथ हो जाएगी आर कॉस थीटा। तो ये वाली जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक जो नीचे आ रहा है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट तक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को भी मैं लिख देता हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आर इंटू 1 - कॉस थीटा, आर 1 - कॉस थीटा है 4/5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी r/5। अब यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ से चलते चलते यहाँ पर आ गया कुछ ऐसा। इस पोजीशन पे इसका मैं एफबीडी बनाऊंगा। तो एफबीडी बनाऊंगा तो सबसे पहले इस पे यूं ऐसे लग गया, इसका वेट mg लग गया और इस पे चार्ज q है। तो इस पे एक कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं एक दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे क्यू ही लग रहा है और इस पोजीशन पर आकर के कांटेक्ट छोड़ जाता है, यानी कि नॉर्मल खत्म हो गया। तो हम क्या करें, हम इनके कंपोनेंट्स सेंट्रिपिटल डायरेक्शन बना लें। ये थीटा, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, जिसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। थीटा की वैल्यू 37 है, एम जी कॉस 37 मतलब 4/5 mg हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा यानी कि 53 डिग्री। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा क्यू ई कॉस 53 डिग्री, यानी कि 3/5 QE। बाकी और कंपोनेंट्स हैं, आप बनाना चाहो बना सको, लेकिन हमारे को उसकी बाकी कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं। इसका एक कंपोनेंट mg का इधर आ जाएगा और QE का एक कंपोनेंट कुछ इधर आ जाएगा, बट आई डू नॉट रिक्वायर दैट। अच्छा, यहाँ से यहाँ यहाँ तक पहुँचते हुए इस बॉडी के पास एक वेलोसिटी v आ जाती है। तो लेट मी कॉल द स्टार्टिंग पॉइंट a, और जिस पॉइंट पर लीव कर रहा है उस पॉइंट का नाम b रख देते हैं। तो मैं a to b I will apply work energy theorem। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ए से बी तक इस बॉडी पे दो लोगों ने वर्क, तीन लोगों का फोर्स लगा है, ग्रेविटी का, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का और नॉर्मल का। और चूंकि ये फिक्स सरफेस पे चल रहा है तो नॉर्मल का वर्क 0 और ग्रेविटी का वर्क, ये आप देख रहे हो कि ऊपर से ए से बी तक की r/5 हाइट नीचे आया, तो ग्रेविटी का जो वर्क हो गया दैट वर्क हैज बिकम mg
इंटू आर बाई 5। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फोर्स का जो वर्क हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हर समय कांस्टेंट क्यों ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं लग रहा है, इसकी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 3/5 आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क हो जाएगा क्यू ई इंटू 3/5 आर, और ये सब मिल करके होंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल स्पीड अगर इसकी आ गई वी आ गई, तो इसको मैं लिख दूंगा हाफ mv², और स्टार्टिंग में ये रस से चला था, तो ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। अब अगर मैं पॉइंट बी पर देखूं, तो पॉइंट बी पर सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिखना, एट बी सर्कुलर मोशन का इक्वेशन, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू mv²/r। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इससे मैं इसके सेंटर पे एक लग रहा है 4/5 mg, और इधर लग रहा है 3/5 QE। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर हो गया 4/5 mg माइनस 3/5 QE, और यहाँ से भी इसको मैं रख देता हूँ mv²/r। तो मैं लिख देता हूँ इसको 4mg/5r माइनस 3QE r, और 5 को डिवाइड रहने देते हैं, और दिस इज इक्वल टू mv²। mv² की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से उठा के रख देता हूँ, या मैं चाहूँ तो इस इक्वेशन को बाई 2 करना है, तो इधर बाई 2 कर दें, तो यहाँ पर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, दिस माई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन फर्स्ट से mv² की वैल्यू उठाऊंगा और इक्वेशन 2 में रख दूंगा, तो यहाँ से हो गया हमारे पास 4mg r माइनस 3QE r डिवाइड बाई 10, और इक्वेशन 1 से mv²/2 की वैल्यू मिल गई मुझको mg r प्लस 3QE r/5, और ये ऐसा हो गया। तो अब क्या करो, यहाँ से इसको काट दो, ये 2 हो जाएगा, बाकी चीज़ों के अरेंजमेंट्स हैं। तो हमारे पास हो गया 4mg r माइनस 3QE r इज इक्वल टू 2mg r प्लस 6QE r, यानी कि हमारे पास आ गया, इसको थोड़ा सा और अरेंज कर दें, तो 2mg r इज इक्वल टू 9QE r। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द डिस्क। तो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रेशियो हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स इज mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज QE। तो रिक्वायर्ड रेशियो हो गया mg डिवाइड बाई QE, और जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है दैट इज 9/2, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। अब ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में ये आंसर है ऑप्शन सी, so C is the correct answer. Thank you. Hello dear students, welcome to the Quantum Group. Pathfinder Electrostatics का MCQ का क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन के सामने। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन बोला जाता है कि डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट PI कैप, इसको हमने 0, y पॉइंट पे रखा हुआ है, और एक पॉइंट चार्ज जो है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम के, और एक पॉइंट है x प्लस वाई, उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वैनिशेस हो जाती है, यानी कि 0 हो गई। और साथ में बोलते हैं कि अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो कोऑर्डिनेट y के की वैल्यू क्या होगी। तो इसका एक बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं पहले तो जैसा कि बोला गया कि एक डाइपोल मोमेंट पी आई कैप, दिस इज डाइपोल मोमेंट पी आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हमने 0, y पॉइंट पर रख दिया, और एक पॉइंट चार्ज है ओरिजिन पर, जिसके बारे में ना चार्ज का मैग्नीट्यूड बोला गया ना उसका साइन के बारे में बोला गया, यहाँ पर रख दिया गया। और एक पॉइंट है x प्लस वाई, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। तो हमें y को एज ऑफ इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। तो आप देखो ध्यान से, ये जो लाइन है इसके x कोऑर्डिनेट x है, यानी कि ये डिस्टेंस हमारी x हो गई, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है y हो गई, और
इसका y कोऑर्डिनेट x प्लस वाई है, तो ये ऑलरेडी y हो गया, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस हमारी x हो जाएगी ऐसा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इस डाइपोल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखना चाहते हैं। तो ये हमारे पास, ये आप देख रहे हो दिस इज x, दिस इज x, तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री। इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल को मैं दो कंपोनेंट से बांट सकता हूँ। तो एक जो कंपोनेंट होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा। चूंकि ये एंगल 45 है तो दोनों ही कंपोनेंट हो जाएंगे p/√2 एंड p/√2। तो इस कंपोनेंट, इस डाइपोल के कारण, इस डाइपोल के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस एक्सियल कंपोनेंट के कारण। तो ये इलेक्ट्रिक, अच्छा दोनों कंपोनेंट्स बराबर है तो मुझे पूरा एग्जैक्ट वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है इसके अलॉन्ग आ जाएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं कुछ लिख दूं, सपोज मैं ई लिख दूं, तो ये जो डाइपोल है p/√2, इसके लिए पॉइंट हमारा, उसके लिए ये लाइन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी हो जाएगी। अच्छा, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन डाइपोल मोमेंट सेम है, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हाफ हो जाएगी। तो अगर इसको मैं ई लिख रहा हूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हो जाएगी e/2। तो इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल के कारण बन रही है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कुछ यूं बन जाएगी, ऐसे ऐसे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द डाइपोल मोमेंट। अच्छा, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज की और डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर के जीरो होगी। तो इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट और मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ से इसको एक लाइन में लाऊं, एक स्ट्रेट लाइन में लाऊं, तो ये स्ट्रेट लाइन इसी ईपी के अलॉन्ग होगा और इस, ये जो चार्ज होगा ऑब्वियसली दैट चार्ज शुड बी नेगेटिव, ताकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हमारी ऐसी हो जाए। तो ये EQ की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए। तो इस पॉइंट का नाम चाहे तो हम P रख दें, तो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो अब हम अगर ऐसा बना दें, इस एंगल को मैं बोल देता हूँ इससे थीटा, और इस एंगल को बोल देता हूँ मैं अल्फा। और अगर ये थीटा है तो यहाँ से यहाँ आगे चलोगे तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम में चीजें मर्ज हो रही हैं। तो सबसे पहले आप देखो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हमको दिख रहा है टेन अल्फा इज इक्वल टू e/2/e, e/2/e, यानी कि टेन अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2। और एल और थीटा को अगर हम देखें, सॉरी दिस इज नॉट एक्चुअली, दिस इज नॉट थीटा, दिस दिस इज लेट मी करेक्ट दिस। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल बराबर है। तो ये जो एंगल है ये एंगल है एक्चुअल में 45 डिग्री। तो ये एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री। और ये पूरा जो एंगल है ये एंगल थीटा, और ये पूरा एंगल थीटा, ये पूरा एंगल थीटा है। क्योंकि ये जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल की इसी डॉटेड लाइन के अलॉन्ग हो गए। तो इसका मतलब कि अल्फा प्लस 45 इज इक्वल टू थीटा। तो हमारे पास दिख रहा है डायग्राम से थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 45 डिग्री। इस इक्वेशन का टेन कर देते दोनों साइड में, तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस 45 डिग्री। और ये हो जाएगा, अच्छा टेन थीटा इस डायग्राम से हमको दिख रहा है दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। टेन थीटा को लिख दो एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स, और टेन 45 प्लस अल्फा हो जाएगा 1 प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा। तो हम क्या करें, टेन अल्फा की वैल्यू रख दें, तो 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/2 अपॉन 1/2 यानी कि 3 आ जाएगा। और अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू सिंपली
एक्स, यानी कि हो गया कितना हो जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा हमारे पास, आई थिंक मैंने थोड़ा सा इसको सही करना था, दिस इज 3/1, 1 मिनट, दिस इज 3/1, सो लेट मी करेक्ट दिस, सो x प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 3x, तो हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x, यानी कि y इज इक्वल टू 2x। तो ये हमारे पास आंसर दिख रहा है विच इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्वांटम गुरु पाथफाइंडर फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन्स ए और बी हैं और सारे ऑप्शंस में, और ये इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, और इनके पास यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा है। तो इनमें से कौन सा फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा? तो देखिए, इसको मैं पहले अपनी ओरिएंटेशन के हिसाब से, अपनी सुटेबल ओरिएंटेशन के हिसाब से बना लेता हूँ। तो मान लेता हूँ मैं, बाद में उसको रिवर्ट बैक कर देंगे जैसा दिया है। तो ये हमारा सिग्मा है, और एक दूसरा इसको बना लो, ये दूसरा इनफाइनाइट लार्ज प्लेट है, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। अच्छा, ये नॉन कंडक्टिंग है, तो इसके इन दोनों के होने ना होने से दूसरों की चार्ज डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और इनकी अपनी, इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, और दो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक साइड में। तो अगर मैं इस पॉइंट पर इस सिग्मा प्लस सिग्मा करंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी हो जाएगी, और इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं ई लिख दूं, तो इसी तरह से इस माइनस सिग्मा वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ओर ई हो जाएगी, कुछ यूं। ऐसे ही मैं बाकी जगहों पे बना लूं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो प्लस सिग्मा के कारण कुछ ऐसी ई होगी, और इस पॉइंट पे प्लस सिग्मा के कारण कुछ ऐसी होगी, इस पॉइंट पे प्लस सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूं हो जाएगी। लेट मी ड्रॉ इट अ लिटिल बिट, ऐसी हो जाएगी। और माइनस सिग्मा की मैग्नीट्यूड में वही लिख रहा हूँ, डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज की स्क्वायर होती है, तो इधर माइनस सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी ई, इधर माइनस सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी हो जाएगी, और इधर माइनस सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी हो जाएगी। तो अब इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसी होगी, यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी, यहाँ की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, और यहाँ की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। अब इसको मैं आगे चल करके ऐसे बढ़ा दूं, कुछ ऐसे बढ़ा दूं, और इसको इधर बढ़ा दूं, इसको इधर बढ़ा दूं, इसको इधर बढ़ा दूं, और इसको इधर बढ़ा दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हमको दिख गया। और अब इसको मैं अपने ओरिएंटेशन, क्वेश्चन के ओरिएंटेशन के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये वाला हमारा जो ए था, ये सिग्मा वाला था, इसको ए बोला है सिग्मा, और ये हो गया हमारा बी, और जिसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। तो इस पार्ट में आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है, ये लाइन हमारी कुछ ऐसी हो गई, ये लाइन कुछ ऐसी हो गई ए से बी की ओर, और ये एंगल अगर आप देखो तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये एंगल 45 होगा, ये 45 होगा, क्योंकि ई और ई के बीच, ई और ई का मैग्नीट्यूड, ये दोनों ई का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पर चलूँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कुछ ऐसी हो जाएगी, और ये प्रॉपर स्केल से नहीं बना। इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बनाऊँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कुछ ऐसी हो जाएगी, और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड ये बहुत बढ़िया नहीं बनाया, अगर मैं प्रॉपर स्केल से बनाता तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इसको देखने से लग गया कि जो भी ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में क्रॉस होने वाला है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में एक थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे जो लाइंस के गैप के बारे में आप गौर करिए, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप अलग अलग है, लेकिन अगर आप इस गैप और इस गैप की बात करो, तो जितना गैप ये है उतना गैप ये है। यहाँ पर अगर यही पॉइंट मैं यहाँ पर करता तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने वाली, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, दोनों का सुपरपोजिशन भी यूनिफॉर्म होगा।
तो एक क्वाड्रेंट में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत है कि इनके बीच का जो गैप होगा वो बराबर होगा, क्योंकि अगर लाइंस ज़्यादा क्राउडेड हैं इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, लाइंस कम क्राउडेड हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन तो पहले रिजेक्ट हो गए थे। अब इन दोनों ऑप्शन में सोचना, तो इस ऑप्शन में आप देख रहे हो कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास में है, उससे ज़्यादा दूरी पर ये है और उससे ज़्यादा दूरी पर है, तो इस बात से लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ ज़्यादा है, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ और कम हुआ। यहाँ पर जो गैप है और यहाँ पर गैप है सेम है, तो इस बात से लग रहा है कि इस केस में ऑप्शन बी में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। और डायरेक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया था कि ए और बी में डायरेक्शन वाइज दोनों मैच कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों को मिलाएं, सारी बातों को मिलाएं, तो बोलेंगे कि ये बात सही नहीं है और बी इसका सही ऑप्शन हुआ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, पाथफाइंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें कुछ चार ऑप्शन में हमको चार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड दे रखी और हमको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में दो इनफाइनेटली लार्ज चार्ज लेयर्स हैं। तो अगर इधर चार्ज क्यू होगा, इधर माइनस क्यू होगा, तो किसी एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी इसकी और क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जानी चाहिए। और यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी डायरेक्शन वाइज तो यूनिफॉर्म दिखाया गया, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ये यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देखो तो लाइंस पास में है, फिर थोड़ा सा दूर है, फिर थोड़ा सा और दूर है, फिर थोड़ा सा और दूर है, फिर थोड़ा सा और दूर है। तो इसको लग रहा है कि हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो गलत ऑप्शन हो गया। अब ऑप्शन बी को देखो। ऑप्शन बी में बोला जाता है कि एक पॉइंट चार्ज है न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल में। तो अगर यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज है, न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल है, इसके इसमें चार्ज को क्यू मान लो, तो इसके कारण यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। और बाहर चूंकि न्यूट्रल है तो बाहर एक प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। और इस सरफेस का नाम हम S1 रख दें, सरफेस का नाम S2 रख दें। तो अंदर की चीजें तो ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से चलेंगी और नेगेटिव की ओर जाएंगी, और कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होती। तो दीज लाइंस आर ड्रॉन करेक्ट। बट बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज क्यू आया, ये चार्ज को कोई कुछ भी नहीं पता है कि इस कैविटी के अंदर क्या चार्जेस हैं। तो S2 पर जो चार्ज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसमें अंदर के चार्जेस का कोई रोल नहीं होगा। तो S2 का जो सरफेस है, चूंकि बाहर कोई चार्ज नहीं है, तो S2 का सरफेस इन अदर वर्ड्स एक तरह का आइसोलेटेड सरफेस है। तो आइसोलेटेड सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है। अगर स्फेरिकल सरफेस, आइसोलेटेड सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। और चूंकि स्फेरिकल शेल है तो हर एक पॉइंट पे रेडियस सेम है। तो इस सारे पॉइंट पे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ऐसे हो जानी चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं दिखाया, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा एक गलत ऑप्शन है। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी में तो वो बात आ गई जो ऑप्शन बी में बात कर रहे थे। ऑप्शन सी में आप देखो ये एकदम सेंटर पे रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली है, यहाँ पर एक माइनस क्यू आ जाएगा, ऑप्शन इधर प्लस क्यू आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके अंदर इस पॉइंट पर इस माइनस क्यू के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। और इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें अंदर के चार्जेस का कोई रोल नहीं है, तो यानी कि इसके बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी के क्यू बाई आर स्क्वायर की होगी। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट के बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, इस सारे चार्ज को जो यहाँ है सेंटर पे रख दूं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सारे चार्ज को सेंटर पे रखा, तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली सेम होगी। तो चूंकि यहाँ फील्ड लाइंस कम दिख रही हैं, तो अगर इसका सही रिप्रेजेंटेशन होना हो तो जितनी फील्ड लाइन अंदर आप दिखा रहे हो उतनी फील्ड लाइन हमको बाहर दिखाना पड़ेगा, यानी कि ये इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता।
क्योंकि ऐसा नहीं दिया हुआ इसलिए ये बात गलत हो गया। ऑप्शन डी में दो अनइक्वल पॉइंट चार्जेस हैं तो उनकी फील्ड लाइन रिपल करेगी। तो अब यहाँ पर देखो कि तो इनकी फील्ड लाइन रिपल करेगी और एक नल पॉइंट भी आएगा जहां पर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनके बीच में डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, तो ये लग रहा है कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रही है। और तो इस हिसाब से हम इस डायग्राम से भी कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वाला जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा फील्ड लाइंस निकल रही हैं। और लिखा भी है टू अनइक्वल चार्जेस, तो इसमें से ये वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, इस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा। और ये इनकी फील्ड लाइन है, तो ये इसका एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, हमको इनकरेक्ट देना था। सो आई विल टेक आंसर ए, बी एंड सी। हेलो डियर फ्रेंड्स, पाथफाइंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने। इस क्वेश्चन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई है। ये इसमें बोला जाता है कि ये जो फील्ड लाइंस हैं वो वाई एक्सिस के रोटेशन के अबाउट सिमेट्रिक हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है। एक चार्ज पार्टिकल को 0, 10 पे रखा जाता है तो इक्विलिब्रियम में होता है। अब हमने चार्ज के मॉडुलस को चेंज किया ग्रेजुअली, और ग्रेजुअली चेंज करने के बाद जब हम इसको 0, 0 पे लाते हैं तो भी वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो अगर ऐसा है तो हमको फ्रैक्शनल चेंज ऑफ द चार्ज मॉडुलस चाहिए। तो सबसे पहले इस बात का मतलब समझिए कि व्हाट डज इट मीन दैट इट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। तो एक लाइन बना लेते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है। तो अगर आप 3D में देखोगे तो अगर हमने इसकी एक लाइन ये बना दी, दिस इज वन ऑफ द फील्ड लाइंस, तो इसका मतलब कि जो 3D में फील्ड लाइन होंगी वो कुछ ऐसी होंगी, बी समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, इस तरह की फील्ड लाइन होंगी। और एक फील्ड लाइन ऑब्वियसली ऐसी है। ये मतलब हुआ कि फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट रोटेशन अबाउट द वाई एक्सिस। तो इसको मैं इसी डायग्राम में बनाता हूँ। एक लाइन तो यहाँ बना हुआ है, और अगर मैं इस साइड की फील्ड लाइन दिखाऊं, तो यहाँ की फील्ड लाइन दिखाऊं, तो आप देखो तो ये फील्ड लाइन आपकी कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। और आपको पता है कि फील्ड लाइन के बीच का जो अगर गैप होता है ज़्यादा, तो वो जो गैप होता है वो गैप डिपेंड करता है, ज़्यादा गैप होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा, गैप कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, मुझे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर फील्ड का रेशियो चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ से देखें, यहाँ से अगर मैं एक सर्कल बनाऊं और इसका 1 डिवीजन 1 यूनिट होगा तो ये 3 यूनिट का एक सर्कल हुआ। और यहाँ पर एक सर्कल बनाओ तो ये 1 यूनिट रेडियस का सर्कल हुआ। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो इस पॉइंट से 9 गुनी ज्यादा, इस पॉइंट पे 9 गुनी ज्यादा स्पेसिंग है फील्ड लाइन की बजाय कि इसके, कि स्पेसिंग मतलब कि एरिया से। तो क्योंकि इसका आप देखो कि इसका रेडियस 1, 2, 3 और इसका रेडियस 1 यूनिट, तो इसका रेडियस अगर 1 यूनिट है तो इसका रेडियस 3 यूनिट है। तो इसका एरिया अगर 1 यूनिट है तो इसका एरिया हमारा 9 यूनिट्स हो जाएगा। तो E1/E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? E1/E2 इज एक्चुअली 1 to 9। अब क्या किया गया कि इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है 0, 10, यहाँ पर एक पार्टिकल को रख दिया गया था और वो इक्विलिब्रियम में था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वर्टिकल प्लेन में रखा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और mg बैलेंस कर रहा होगा। तो अगर यहाँ पर हम इसका FBD बना दें तो इस जगह मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्यू E1 है, और चार्ज अभी यहाँ पर E1 रखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 दिखा दो तो ये फोर्स हो जाएगा Q1 E1, और नीचे इसका वेट दिखा दें तो इसका वेट आ गया mg। अब हमने चार्ज को ग्रेजुअली चेंज किया और उसको ला दिया यहाँ पर 0, 0 पर। तो चार्ज चेंज होकर के मान लो कि हो गया हमारा चार्ज से Q2 चार्ज हो गया, और इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो गई E2। तो अब जो फोर्स हो गया वो फोर्स हो गया Q2 E2, और वेट तो mg रहेगा।
और दोनों ही इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर के इक्विलिब्रियम की शर्त आप लिखोगे Q1 E1 इज इक्वल टू mg, और नीचे के इक्विलिब्रियम की शर्त लिखोगे Q2 E2, दिस इज E2, Q2 E2 इज ऑल्सो mg, यानी कि Q1 Q2 E2 इज इक्वल टू Q1 E1। तो यहाँ से लिख देंगे Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू E1 बाई E2। Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू E1 बाई E2। तो E1 बाई E2 हो गया। तो E1 बाई E2 कितना आ गया हमारे पास? E1 बाई E2 हो गया 1/9। तो अब हमको बताना है कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज। हाँ, Q2 E2 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज निकालना है। तो फ्रैक्शनल चेंज का मतलब हो जाएगा चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, सो दैट विल बी Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q1। तो ये हो गया हमारे पास, Q2 की वैल्यू कम हो गई Q1 की तुलना में, तो क्योंकि वहां पर वो बढ़ गया, तो Q2 माइनस Q1 की वैल्यू हो जाएगी 1 - 9 डिवाइडेड बाई 9। तो ये हो गया -8/9। और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड बात कर लूँ, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8/9। तो 8/9 इज ऑप्शन डी। थैंक यू।